तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है हमारे चैनल रिप्ले जीके जीएस में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी भारत के गवर्नर जनरल की, दोस्तों उसमें हम 2 पार्ट कर चुके थे। हम लॉर्ड एमहर्स्ट तक सन 1828 ईस्वी तक पढ़ चुके थे। दोस्तों आज हमारी बारी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पढ़ने की। हमने कुछ पिछले वीडियो में कुछ बातें उनके बारे में की थी, जैसे कोई भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। तो आज हम उनकी बात स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इससे पहले हम कहना चाहेंगे, अगर आपने भी पहले का 2 वीडियो नहीं देखा, 2 पार्ट, तो आप पहले जाकर उन्हें देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आज ये तीसरा लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आते हैं उनका नाम होता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम होता है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों अगर इनकी बात करें, इनके जो कार्यकाल रहता है दोस्तों, इनका कार्यकाल 1828 से 1835। दोस्तों ये जब आते हैं तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। ये शासन कर रहे होते हैं। तभी क्या आता है दोस्तों? तभी 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ओके दोस्तों इस चार्टर एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्णन होता है। वो महत्वपूर्ण वर्णन क्या होता है कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में से जाना जाएगा। अब दोस्तों बंगाल का जो गवर्नर जनरल क्या हो गया? वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। जब 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया तो उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो सन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बने थे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों ये 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की बात हुई थी। बाकी दोस्तों और जो भी चार्टर एक्ट आए थे तो उसमें केवल एक ही नियम नहीं होते थे, बहुत सारे नियम थे। ये हम अपने संविधान के इतिहास में पढ़ेंगे, मतलब जो संविधान की हिस्ट्री का इतिहास पढ़ेंगे, मतलब कि संविधान कैसे बना, कैसे क्या हुआ, धीरे धीरे हम सारे पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे। अब इनके बारे में और चलिए बात करते हैं। दोस्तों अगर बात करें इनके बारे में, जो सबसे इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, तो दोस्तों है एक सती प्रथा, जिसे आप लोग जानते होंगे, सती प्रथा। दोस्तों सती प्रथा था क्या? अगर दोस्तों सती प्रथा की बात की जाए तो सती प्रथा एक कुरीति थी, एक ऐसा नियम था, एक कुरीति मतलब जिसे बोल सकते हैं कि अच्छा नियम नहीं, से कुरीति बोलते हैं। तो वो एक कि अगर किसी का जो हस्बैंड था, जो पति है, तो उसका डेथ हो जाए, तो जो औरत होती थी उसे उन्हीं के साथ चिता पे जल के अपने प्राण को देना होता था। जो दोस्तों एक ये बहुत ही गलत नियम था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का मतलब अब कोई खत्म हो, किसी की डेथ हो जाए तो दूसरा क्यों दे अपने प्राण, पहली बात तो। और इसमें कहा जाता था, जो सती प्रथा का मतलब क्या होता था? सती प्रथा का मतलब जो होता है दोस्तों, सती का मतलब होता क्या था कि प्रथा तो एक नियम के हिसाब से, तो सती का क्या मतलब होता था? पवित्र महिला। अब दोस्तों क्या जो अपने प्राण देगी वही पवित्र महिला होगी? वो अब जी रही है तो पवित्र महिला नहीं है? ये कैसा नियम है? अब तो दोस्तों लोग दूसरी भी शादी करते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जैसे रहता है अपना करते हैं, लेकिन पहले होता था कि आपको उनके साथ अपना प्राण देना होता है, जो कि ये बहुत गलत है। दोस्तों सती प्रथा को किसने विरोध किया, किसने खत्म करना चाहा? तो बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, जिन्हें हम भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में भी जानते हैं। राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी हम। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, जिसे आप जानते होंगे, तो याद रखिएगा ये सब राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय एक बार क्या होता है, राजा राम मोहन एक बार विदेश में होते हैं, फॉरेन में, तो इनके बड़े भाई जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जब इनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है, इनकी अनुपस्थिति में इनके भाभी जी को इनके चिता पे जलने के लिए मजबूर किया जाता है और उनको इनके चिता पे जला दिया जाता है। दोस्तों जब ये आते हैं, इन्हें पता चलता है, तो इन्होंने प्रतिज्ञा एक प्रकार से करते हैं कि अब जो अभी उनके साथ हुआ किसी के साथ हम नहीं होने देंगे। इसके बाद राजा राम मोहन जी ने सती प्रथा के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे लोगों को जागरूक किया। तो फाइनली इनकी सहायता से, राजा राम मोहन राय जी की सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या करता है दोस्तों, 4 दिसंबर, याद रखिएगा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन लाता है। क्या लाता है दोस्तों? ये नियम होता है, मतलब जिसे आप बोल सकते हैं बंगाल सती रेगुलेशन लाता है। दोस्तों इस बंगाल सती रेगुलेशन में क्या वर्णन होता है कि अब भारत के जितने भी जो अब ये मतलब जो भी विधवा होती थी वो अपना जी सकती हैं, जैसे चाहे रह सकती हो, नहीं सती प्रथा नहीं है, अब किसी को भी नहीं जलाया जा सकता है, ये कानूनी रूप से विरुद्ध हो गया था। तो इन्होंने क्या किया था, मतलब राजा राम मोहन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी ने
इसे सती प्रथा को बंद कर दिया था। अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि राजा राममोहन जी थे वो हिंदी शिक्षा के पक्षधर थे या किस भाषा में शिक्षा के पक्षधर थे? तो इनकी बात की जाए तो ये अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के पक्षधर थे। मतलब ये अंग्रेजी में पढ़ाना चाहते थे और ये अंग्रेजी के अच्छे खासे पढ़े लिखे भी थे। तो ये राजा राममोहन राय जी अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। और दोस्तों बात की जाए तो इनके समय में जो महत्वपूर्ण काम क्या था, तो दोस्तों एक थी ठगी प्रथा। ठगी प्रथा क्या थी दोस्तों? ठगी प्रथा। ओके दोस्तों, ठगी प्रथा। अब ठगी प्रथा क्या थी दोस्तों? पहले तो कोई प्रथा तो होती क्या थी? तो ठगी प्रथा क्या होती थी कि जैसे कि जो व्यापारी विदेश से आते थे या फिर जो हमारे दक्षिण भारत के व्यापारी थे, ये लोग जब उत्तर भारत में आते थे, इधर मध्य प्रदेश के आगे साइड उत्तर भारत में आते थे, दोस्तों क्या होता था यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक गिरोह रहता था जिनका व्यवसाय ही यही था, लोगों को मारना, उनकी हत्या करना, उनसे उनके पैसों को चुराना। इसी तरह से उनका जीवन चलता था। तो दूसरे को ठगते थे, मूर्ख बनाकर उनसे लाभ लेते थे और यहाँ तक उनकी हत्या करते थे। तो यही थी दोस्तों ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा में जब ये लोग ऐसे करते रहे तो जब अंग्रेज व्यापारी गायब होने लगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ये क्या हो रहा है? तो इन्होंने एक कर्नल सलीमन की सहायता, कर्नल सलीमन के अध्यक्षता में बोल सकते हैं उसको प्रमुख बनाया गया, एक फौज बनाई गई। उसके बाद इन्होंने मतलब ढूंढना शुरू किया कहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तो फाइनली इन्हें पता चलता है कि उत्तर भारत में एक समूह है जो रहता है, वो लोगों को हत्या गिरोह उनकी मतलब सामान छीन करके हत्या कर देता है। तो बाद में जाके 1830 ईस्वी में कर्नल, इसे आप नाम याद रखिएगा दोस्तों, एक सलीमन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को अंत किया था। दोस्तों इसमें करीब 1400 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी गई थी ठगी प्रथा के विरुद्ध। मतलब ठगी प्रथा जो भी कर रहे थे इन लोगों को 1400 लोगों को फांसी दी गई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं और क्या इनके समय में हुआ था। तो इन्होंने दोस्तों शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए थे सब कुछ हमारा नुकसान होता है, ये कुछ ऐसे ऐसे नियम थे जो हमारे यहाँ बहुत पहले से थे। हमारे लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी और कहीं ना कहीं आप आजकल तो अब नहीं है, लेकिन अभी कुछ साल पहले ऐसा बहुत सारे सुनने को मिलते थे। आज जो हमारा भारत था ये एक पितृ प्रधान समाज था, लोग लड़कों को मन होने पे खुशी मनाते थे और कन्या मतलब तो ऐसा यहाँ पे एक पितृ प्रधान समाज चला आता था। तो लोग क्या करते थे दोस्तों, बचपन में जब बालिका या लड़की जन्म लेती थी तो उसी में शिशु में ही उसके बचपन में उसका हत्या भी कर देते थे। तो इसने शिशुवत हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। आजकल ये सब गैर कानूनी है। तो इसने सबसे पहले कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं तो हम इनकी बात कर लेते हैं कि 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने एक कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, मेडिकल कॉलेज की। तो इसे याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ओके दोस्तों हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक तक में ये देख लिया कि उन्होंने एक कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया था, इन्होंने ये कहा कि भारत में जो शिक्षा है दोस्तों ये किस भाषा में दिया जाए, यहाँ पर मतलब शिक्षा किस भाषा में प्रसार किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके लिए एक मैकाले के अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया, मैकाले आयोग के जिस नाम से जाना गया। इन्हें कहा कि आप हमें ये सुझाव दीजिए कि हम शिक्षा को किस भाषा में यहाँ पे प्रसार करें। तो जब लॉर्ड मैकाले ने क्या करता है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले कुछ दिनों के बाद 2 फरवरी 1835 ईस्वी को ये प्रस्ताव देता है लॉर्ड विलियम बेंटिक जी को, क्या कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव, कि आप यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कीजिए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव। अब अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव होगा तो अंग्रेजी कल्चर आएगा और उन लोगों का मतलब यही नियम था, किसी न किसी तरह से भारत को गुलाम बनाए रखा जाए। तो अभी अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव देता है जिसे 7 मार्च 1835 ईस्वी को ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की प्रसार किया जाएगा। और लॉर्ड मैकाले की बात की जाए तो इसे हम दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में जानते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में जानते हैं, द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में हम कहते इंग्लिश के फादर ऑफ के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम इनके जो आगे गवर्नर जनरल आए थे उन पे चलते हैं, उनकी बात करते हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं चार्ल्स मेडकॉक। चार्ल्स मेडकॉक को दोस्तों हम नाम नहीं लिख रहे हैं, ये 1835 से 1836 के लिए 1 साल रहे थे, तो आप नाम सुनिए। अच्छा एक मिनट दोस्तों हम लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग को शायद प्रॉब्लम हो जाए।
चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसे हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों इनका क्या इंपॉर्टेंट है, इनसे पहले क्या होता था, जो समाचार पत्रों पर, प्रेस पर भारतीय प्रतिबंध लगा हुआ था, यहाँ पे किस भाषा में आपको प्रेस छापना है, समाचार पत्र वो डिसाइड करते थे ये अंग्रेज लोग, और क्या कैसा समाचार पत्र छापना है, किसमें क्या नहीं करना है, तो इस सेंसरशिप के कुछ नियम थे। पर इन्होंने क्या किया, चार्ल्स मेटकॉफ जी ने ये सब नियम हटाया था, तो इन्हें इसीलिए हमने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम जानते हैं दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसे याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा जरूर, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों कौन, चार्ल्स मेटकॉफ। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। इनके आगे जो दोस्तों आएंगे उनका नाम होता है लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम होता है दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों ये जो लॉर्ड ऑकलैंड होते हैं ये आते हैं 1836 में और रहते हैं 1842 तक। तो लॉर्ड ऑकलैंड 1836 में आते हैं, 1842 तक रहते हैं। ओके दोस्तों, अब इनके समय क्या क्या कुछ था इंपॉर्टेंट, मुझे देख लेते हैं। दोस्तों इनके समय जो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध याद रखिएगा। दोस्तों इस प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में ना अंग्रेजों को कुछ हाथ लगा, खैर विजयी तो ये हो गए थे, पर ये लोग काबुल को छोड़ के, काबुल पे जीत लिए थे लेकिन वहाँ पे छोड़ के आ गए थे ना, कोई बहुत ज़्यादा हाथ नहीं लगा। अब दोस्तों अगर इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे क्यों हुआ था, तो हमें बहुत डीपली जाना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, समय लग जाएगा। जब हम प्रथम अफगान युद्ध के जितने युद्ध लड़े गए हैं हम उन्हें पढ़ेंगे अपने इतिहास में, तो वहाँ पे हम इसे जरूर पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इसे छोड़ दें, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। क्या, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में लड़ा गया था, तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में लड़ा गया था, और इसमें विजय अंग्रेजों के ही प्राप्त हुई थी। ओके दोस्तों, अच्छा इसका अगर थोड़ा बहुत अगर आप जानना चाहें दोस्तों, इसका कारण थोड़ा इस तरह से रिलेट करता है, अफगान युद्ध का क्या कारण था, अगर आप कुछ इस तरह से जानना चाहें। उसमें दोस्तों रूस की शक्ति बहुत बढ़ रही थी, तो रूस तो उसमें ईरान की सहायता से, फारस की सहायता से क्या करना चाहता था, अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता था, जिससे वो भारत में अपनी पकड़ बना सके। तो ये अंग्रेजी होना नहीं देना चाहते थे, तो कुछ इन्हीं तरह से इनका मैटर चल रहा था, जिस कारण युद्ध हुआ था। फाइनली विजय अंग्रेज हुए थे, और ये एक बहुत लंबा, मतलब अगर हम जाएंगे डीपली तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसकी बात हम आगे करते हैं। और दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट था अगर उसकी बात करें, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारतीय विद्यार्थी अब जाके विदेशों में डॉक्टरी की शिक्षा ले सकते हैं। ये किसके समय में किया गया, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में किया गया, कि अब भारतीय विद्यार्थी विदेशों में जाके क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। दोस्तों ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में किया गया, कि भारतीय जो विद्यार्थी जाके विदेश में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया, जो हमारे ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाए हैं दिल्ली से कोलकाता तक, तो इसकी मरम्मत भी करवाई थी इसने। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसकी मरम्मत भी इसने करवाई थी। तो बस ये 1835 से 36 तक रहे थे हमारे चार्ल्स मेटकॉफ, और 1836 से 42 ईस्वी तक रहे थे हमारे कौन, लॉर्ड ऑकलैंड। इनके समय का प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध स्टार्ट हो गया था, लड़ा गया था, समाप्त इनके आगे वाले में होगा, उसकी बात करने वाले हैं। और हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इनके समय ब्रिटिश संसद ने अधिनियम पारित किया, भारतीय छात्र विदेश में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसे इरेज करके इनके आगे देखते हैं। दोस्तों इनके बाद जो आते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड एलिनबरो। क्या दोस्तों नाम होता है, लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 44 ईस्वी तक रहेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आपके लिए, फिर भी जो भी है हम उसे देखते हैं। लॉर्ड एलिनबरो कब तक दोस्तों, 1842 से 1844 तक। दोस्तों पहला इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि इनका समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। क्या हुआ, समाप्त हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इसे आप याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। किसके समय में स्टार्ट हुआ था, ऑकलैंड के समय में, समाप्त किसके समय हुआ, एलिनबरो के समय में, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। हाँ दोस्तों, और जो इनके समय सबसे इंपॉर्टेंट ये था
कि इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। अच्छा, दास प्रथा, कोई प्रथा आते तो आप जरूर सोचने लगेंगे होती थी क्या। दोस्तों, दास प्रथा एक गुलामी की जैसे होती थी। यहाँ पे लोगों को बिना वेतन दिए काम कराया जाता था। जिन लोगों से बिना वेतन दिए काम कराया जाता था उसे कहते थे हम दास प्रथा। ये एक गुलामी, एक बधुआ मजदूरी की तरह होती थी, जिसका समाप्त किसने किया था दोस्तों? जिसकी समाप्ति इन्हीं ने की थी, लॉर्ड एलिनबरो ने। तो ये दास प्रथा के लिए भी जाने जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए तो हमारा नुकसान तो वो, लेकिन ये कुछ लोग जहाँ पे पश्चिमी देशों में ये सारे रूल नहीं थे वहाँ पे, तो मतलब खैर ये रूल तो यही लोग चला रहे थे, लेकिन ये दास प्रथा था हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही थी। तो ये सब इन लोगों ने समाप्त भी किया था दोस्तों, दास प्रथा को। और तो आप दास प्रथा को याद रखिएगा, लॉर्ड एलिनबरो का प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था, ये याद रखिएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों, इसके बाद जो आएंगे उनका नाम होता है लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम होता है? लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग आते हैं 1844 से 1848 तक। दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेंगे, इनमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ना है। तो उसमें जो आपको पहली चीज़ पढ़ना है दोस्तों, वो आपको ये पढ़ना है, इन्होंने नरबली प्रथा पर। अब प्रथा तो आपको पता ही क्या होता है, एक नियम होता है, जो भी रूल जैसा भी होता था। तो नरबली दोस्तों, आप आज भी सुनते कहीं पे भी मंदिर वंदिर पे लोग जानवरों की बलि देते, इससे पहले लोगों आदमी की भी बलि दिया जाता था, मानव को भी बलि दे दिया जाता था। तो ये नरबली प्रथा का इन्होंने रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग जी ने। तो आप इसे याद रखिएगा, नरबली प्रथा पर विरोध किया था। और दोस्तों, इनके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। दोस्तों, ये जो युद्ध जितने हैं सब याद रखिए, सारे युद्ध आते हैं और किसके समय कौन से युद्ध लड़ा जा रहा है मैं आपको सब बताते चल रहे हैं दोस्तों, एक भी कोई नहीं छूटे। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ, अगर हम चाहते तो 1 से 2 वीडियो में आपको पूरे गवर्नर जनरल पढ़ा देते, पर हमारा मकसद ये नहीं कि आपको सिर्फ गवर्नर जनरल का नाम पता हो। दोस्तों, गवर्नर जनरल का नाम बहुत कम आता है, लेकिन उससे जो जुड़ी हुई घटनाएं होती है ना, वही आती हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में लड़ा गया था? तो दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो लड़ा गया, वो लड़ा गया हमारे लॉर्ड हार्डिंग जी के समय में। कब तक लड़ा गया दोस्तों? अगर बात की जाए तो ये 1845 से 46 तक लड़ा गया था शायद। यस दोस्तों, 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया था। और इसमें दोस्तों फाइनली अंग्रेजों के विजय होते। अच्छा, ये क्यों होता है? कोई युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ कारण होंगे। इससे पहले जब 1839 तक वहाँ का सिख सम्राट संभाला था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह दोस्तों अपने आप में एक बहुत कुशल योद्धा, एक बहुत महान योद्धा था, बहुत महान सम्राट, अच्छा राजा था। तो इस समय अंग्रेज उससे डरते थे और उसकी अंग्रेजों से एक बहुत अच्छी मित्रता भी बोल सकते थे। लेकिन जैसे वो जाए, उसके मृत्यु के बाद 1839 के बाद उसकी मृत्यु होती है, 1839 उसके बाद ये अंग्रेज लोग चाहते हैं किसी तरह पंजाब को कब्जा करना चाहिए। तो ये लोग एक नियम लाते हैं कि जो पंजाबी लोग हैं ये सतलज नदी को नहीं पार करेंगे। खैर पंजाबी लोग नहीं मानते, ये लोग सतलज नदी को पार करते हैं। और इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग इन पे वही इनका युद्ध शुरू हो जाता है। और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद करीब 8 से 9-10 साल में पंजाब का पूरी तरह से विलय हो जाता है, या विनाश हो जाता है बोल सकते हैं। विनाश तो नहीं, पर ये लोग पूरा अपने में विलय कर लेते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य बना लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो गया। और अगर आपने अभी तक पहले 2 वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखिएगा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आज हम 1848 तक तो आ ही गए हैं, और अब हमें 100 साल और पढ़ना है। 3 वीडियो हमने 100 साल पढ़ लिए, तो शायद 3 वीडियो में अगले हमारे 100 साल और कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले दोस्तों आपके पास। दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहिए, आपको कुछ करना है। कहते हैं ना दोस्तों कि डर से मत डर, कुछ अलग कर। तो बस दोस्तों वही कुछ अलग करने की प्रेरणा में बहते रहिए, जाहिर सी बात है कुछ अलग आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसके बाद हमारा जो पढ़ना होगा वो आज हमारे आएंगे लॉर्ड डलहौजी जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये अब रेलवे उलवे के जनक कहे जाएंगे। 1853 हमारी जो पहली ट्रेन चलती है, और बहुत सारा जो कुछ भी होगा हमारे जो यहाँ पे भारत में, जैसे कि अब कोई भी आज आप नौकरी पाते हैं तो एग्जाम दे के पाते, तो खैर इन्होंने लाया था डलहौजी जी ने। तो हम इन्हें आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।